विद्यार्थियों के 5 लक्षण। सबसे पहला लक्षण काग चेष्टा। सबसे पहला लक्षण क्या है? काग चेष्टा। काग किसको कहते हैं? काग कहते किसको है? कौवे को। काग किसको कहते हैं? कौवे को। अब कौवे की एक आंख होती है। कौवे की कितनी आंख होती है? एक आंख। और उस एक आंख से कौवे को दोनों तरफ देखना पड़ता है। सामने नहीं है कौवे की आंख। कौवे की आंख दोनों तरफ है। एक बार अगर उस आंख को इधर खींच के लाएगा तो एक तरफ देखेगा, दूसरी बार इसको इधर खींच के लाएगा तो दूसरी तरफ देखेगा। जैसे हम हमारी आंख की पुतली को इधर करेंगे तो इधर देखेंगे, इधर करेंगे तो इधर देखेंगे, है ना? तो कौवे को एक आंख होती है और उस एक आंख से वो दोनों तरफ देखने की चेष्टा करता है और बहुत जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करता है। कभी भी कौवे के लिए दाना डालो। अब जो हमारे यहाँ श्राद्ध की व्यवस्था है, श्राद्ध की जो परंपरा है, हम जो श्राद्ध में काग का ग्रास निकालते हैं वो सिर्फ ऐसे ही नहीं निकलवाया गया। इसलिए निकलवाया गया कि जिस दिन आप श्राद्ध करेंगे उस दिन आपके बच्चे भी घर पे रहेंगे और जब आप कौवों को भोजन डालेंगे तो बच्चे भी कौतूहल से उसको देखने जाएंगे। और जब कौतूहल से बच्चे उसको देखने जाएंगे तो माता पिता को चाहिए कि उन बच्चों को समझाए कि देखो कौवा कैसे कोशिश कर रहा है भोजन करने की। भोजन भी कर रहा है और हमारी तरफ भी एक बार देख रहा है और उधर भी देख रहा है कि कोई उधर से ना मार दे, कोई इधर से ना मार दे, कहीं कोई हमें शिकार में फंसाया तो नहीं जा रहा। हर समय कौवे को डर रहता है, बोला कहीं कोई हमें शिकारी फंसा तो नहीं रहा जाल में। तो वो उस समय इधर उधर देखता है और उसकी चालाकी देखनी हो कौवे की। तो कभी श्राद्ध के समय में आपने भोजन दिया हो और कौवा वहाँ आ चुका हो और वो भोजन प्राप्त कर रहा हो तो उस समय आप थोड़ा सा हाथ अपना नीचे झुका देना, वो कौवा तुरंत उड़ जाएगा। आपको लगेगा कि वो भोजन कर रहा है, लेकिन वो इतना जागरूक है, इतनी चेष्टा से काम कर रहा है, भोजन करते हुए भी चारों तरफ ध्यान रख रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई मुझे इस भोजन के लालच में फंसा करके अहित न कर दे। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कोई मेरा मित्र तो है ही नहीं, पहले से तो मैं किसी को जानता ही नहीं, मुझे तो भोजन दिखा है और मैं आ गया हूँ और हर समय भोजन इस मौसम में मिल रहा है, इसलिए वो वहाँ पहुँच रहा है उस बस्ती में, उस नगर में। और एक चीज़, आपने अगर भोजन रख दिया अपने छत पे कौवे के लिए और आप इंतज़ार कर रहे हो, देख रहे हो कि कागा आएगा और भोग लगाएगा, तो एक कागा आता है और वो आके आपकी छत के ऊपर और भी कहीं ऊपर बैठ जाता है और वो बैठ करके पहले पूरी तरह से निरीक्षण करता है कि यहाँ मामला सब ठीक तो है, तब और को बुलाया जाए। तो वो काँव काँव करता है और आ जाते हैं, ठीक है, और वो वहीं बैठा रहता है, वो निरीक्षण करता रहता है। और अगर आप झुक गए और उसकी नज़र में आ गए तो वो फिर काँव काँव ही करता और ये सारे उड़ जाते हैं, फिर वो नहीं टिकते वहाँ। एक काँव काँव आपको समझ में आई, वो नीचे उतरा, और एक काँव काँव दोबारा आपको समझ में आई, लेकिन उनको समझ में आ गई कि अब ये उड़ने का सिग्नल है, अब उड़ना है, वो उड़ जाता है। तो बहुत चेष्टा करता है कौवा। और एक कौवे की और एक कहानी है, पढ़ी होगी। सुराही में पानी है और उसको पानी पीना है, प्यास लगी हुई है ना, काग चेष्टा। वो पानी पीने के लिए कितनी चेष्टा करता है, कितनी उसकी बुद्धि कुशाग्र है। वो कह रहा सुराही में पानी है, पीना है, तो क्या करना है, चारों तरफ से कंकड़ उठा उठा के ला रहा है, जुगाड़ करके उसमें कंकड़ डाल रहा है, फिर वो पानी उसके ऊपर आएगा सुराही के मुख तक, फिर वो चोंच से उसको पिएगा। पी रहा है ना, कितनी चेष्टा कर रहा है। इसलिए कहते हैं विद्यार्थी के पहला लक्षण काग चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा करनी चाहिए इस विद्या को पाने के लिए, कौवे की तरह कोशिश करना चाहिए। कैसे भी करके विद्या हासिल करनी है। आज अगर पढ़ने से नहीं आ रही तो कल फिर पढ़ना है, कल पढ़ने से नहीं आ रही तो परसों फिर पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, चेष्टा करनी है।
करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, और रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। ये जो श्लोक जिस महापुरुष ने लिखा उनका नाम है पाणिनि। क्या नाम है उनका? पाणिनि। और उन्होंने संस्कृत का दूसरा व्याकरण लिखा आर्यभट्ट के बाद, और बहुत सरल व्याकरण बना दिया संस्कृत का, जिसके कारण संस्कृत की भाषा सरल हो गई और संस्कृत से बदली होते होते वो हिंदी तक आ गई। समझे? उस पाणिनि की कथा ऐसी है कि वो गुरुकुल में गया जब पढ़ने के लिए बालक रूप में, तो उसे विद्या आती नहीं थी। उसकी इस बुद्धि में, मोटी खोपड़ी में, दिमाग में विद्या घुसती ही नहीं थी। तो गुरुकुल के जो आचार्य थे, जो वहाँ ऋषि मुनि संत, जो साधक सिद्ध जो भी थे, आचार्य प्राचार्य, उन्होंने पाणिनि को कह दिया, भाई आप अपने घर जाइए, विद्या हासिल करना आपके बस की बात नहीं है, ब्राह्मणत्व तो आप नहीं प्राप्त कर सकते, आप घर जाकर के खेती किसानी कीजिए। क्या कीजिए? खेती किसानी कीजिए, आप खेत में काम कीजिए, आप अपने पिताजी के साथ हल चलाइए। वो बच्चा क्या किया? पाणिनि निकल गया वहाँ से। जाते हुए रास्ते में एक कुआं दिखा। पहले कुएं से पानी निकालते थे, आप लोगों ने देखा है कुएं से पानी निकालते हुए? बच्चों ने देखा है ना? तो कुएं से पानी निकालते हैं तो कुएं की जो चारों तरफ की जगत होती है वो पत्थर की बनी हुई होती है। आजकल सीमेंट की बनने लगी, पहले पत्थर ही होते थे। तो वहाँ रस्सी पत्थर से कमज़ोर होती है, तो रस्सी से पत्थर पे निशान पड़ा हुआ दिखा पाणिनि को, और रस्सी कहीं से भी घिसी हुई नहीं दिखी। तो वहाँ उन्होंने पानी पिया और उसके बाद समझ में आ गई कि अगर ये कमज़ोर रस्सी पत्थर को घिस घिस करके निशान बना सकती है, तो फिर ये मेरी मोटी बुद्धि में विद्या क्यों नहीं आ सकती है? आ सकती है। आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है। वो फिर वापस लौट के गुरुकुल चला आया, और गुरुकुल आकर के गुरुकुल के जो आचार्य थे उनसे पूछा कि कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ और मैं पढ़ूंगा, मुझे विद्या आएगी। बोला कैसे आएगी? तो बोला ऐसे आएगी जैसे पत्थर पे बार बार रस्सी घिसते घिसते पत्थर पे निशान पड़ गया। मैं बार बार मेहनत करूँगा, खूब चेष्टा करूँगा पढ़ने की। इसलिए कहा कि विद्यार्थियों का पहला लक्षण क्या है? काव्य चेष्टा। खूब चेष्टा करो विद्या हासिल करने की, जिसको मैंने कहा कि रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। खाते, नहाते, उठते, बैठते, चलते फिरते दिमाग में जो भी आज पढ़ा उसका रिवाइजेशन चलता रहना चाहिए, जैसे एग्ज़ाम के समय में चलता। मैंने तो अपने बचपन की बात बताई है। हमारे बचपन में ऐसे ही था, एग्ज़ाम के समय में रिवाइजेशन हमेशा चलता था, 24 घंटे, नींद भी नहीं आती थी। वो बात, वो पाठ, वो प्रश्न उत्तर वो चलते रहते थे दिमागी तौर पे, और करते करते फिर सो जाते थे, नींद आ जाती थी। तो इसको कहते हैं काव्य चेष्टा। तो कौवे की तरह चेष्टा करना है, ये पहला लक्षण है विद्यार्थियों का, काव्य चेष्टा। अब दूसरा लक्षण क्या है? बको ध्यानम। दूसरा क्या है? बको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान। किसकी तरह ध्यान? बगुले की तरह। बगुले का ध्यान कैसा है? बगुला देखा आप लोगों ने? किसी ने नहीं देखा बगुला। बगुले के बारे में सुना तो होगा, बगुले की बात अभी तक पढ़ी नहीं कहीं। चलो बगुले की बता देता हूँ। बगुला जो है उसका खाद्य पदार्थ है मछली। बहुत प्रिय खाद्य पदार्थ है बगुले का। परमात्मा ने एक ऐसा जीव बनाया बगुला, जिसको खाद्य पदार्थ मछली के रूप में परमात्मा ने दे दिया। जैसे शेर के लिए खाद्य पदार्थ मांस, गाय के लिए खाद्य पदार्थ घास, है कि नहीं? घास खा के कितनी खुश होती है गाय, घोड़ा घास खा के कितना खुश होता है। और शेर घास नहीं खाता, शेर क्या खाता है? मांस, ठीक है ना? तो वैसे बगुला है, बगुले को मछली प्रिय है। अब बगुले को मछली खाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तालाब में। कहाँ जाना पड़ेगा? तालाब में। मछली कहाँ होती है? तालाब में। तो बगुला तालाब में जाता है, लेकिन
जहां मछली रहती है वहां नहीं जाता, जहां वहां नहीं जाता। मछली को वो ढूंढता नहीं फिरता तालाब में जाके। मछली को क्या करता है, वो ढूंढता नहीं है तालाब में जाके। उसके 2 टांगे हैं बगुले की। कितनी टांग है? 2 टांगे। लेकिन वो एक टांग पे एक जगह पे स्थिर होके चुपचाप खड़ा हो जाता है बगुला। और खड़ा होने के बाद में एक जगह निशाना लगा करके देखता रहता है। उस जगह पे मछली आती है तो बगुला फिर उसको छोड़ता नहीं है, तुरंत पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि निशाने पे आ गई मछली। मछली को ढूंढने वो नहीं गया, मछली निशाने पे आ गई और उसने तुरंत पकड़ लिया। जैसे अर्जुन ने मछली पे तीर मारा नीचे देखते हुए जल में, लेकिन निशाना पक्का लगा के रखा था कि यहां मछली आएगी तभी तीर मारूंगा, तो मछली को लग जाएगा। मछली जैसे ही उस जगह पे आई उनने तीर मारा और मछली को लग गया। और सिर्फ मछली को नहीं, मछली के आंख में जाके लगा। तो कितना रखा होगा सिस्टम कि इस जगह पे मछली की आंख आएगी और मैं तीर छोड़ूंगा, और समय का आकलन भी किया होगा और लग गया होगा। तो ऐसे ही बगुला, तो बको वो ध्यान लगा के रखता है कि यहाँ मछली आएगी तो मैं पकड़ूंगा, इसके आसपास कहीं भी आओ तो नहीं पकड़ूंगा। क्यों? कि वहाँ छूट सकती है, लेकिन यहाँ नहीं छूटेगी जहाँ मेरा ध्यान है। तो विद्यार्थियों को ऐसे ही अपना ध्यान कहाँ रखना चाहिए? जब स्कूल में जाते हो तो शिक्षक पढ़ाता है, ब्लैक बोर्ड पे सिखाता रहता है, तो अपना ध्यान ब्लैक बोर्ड पे रखना चाहिए। फिर शिक्षक जो भी ब्लैक बोर्ड पे सिखाएगा वो आपके ध्यान में उतर जाएगा, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा? अगर उस समय आपका ध्यान कहीं और रहा और शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा दिया, फिर वो बात आपके समझ में नहीं आती है। इसलिए कहा बको ध्यानम, बगुले की तरह शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, शिक्षक के पढ़ाते समय बिल्कुल शिक्षक के ऊपर ध्यान रखो, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान रखो। तो जो भी शिक्षक पढ़ा रहा है, जो भी वो आपको समझाना चाहता है, वो आपकी समझ में आ जाएगा, आपके दिमाग में उतर जाएगा। तो 2 बातें समझ में आ गई। काग चेष्टा, चेष्टा खुद को करनी है कौवे की तरह, ध्यान शिक्षक की तरफ रखना है जब भी शिक्षक पढ़ाए, चाहे वो स्कूल में हो या ट्यूशन में हो। कहीं भी कोई कुछ हमें पढ़ा रहा है, समझा रहा है, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपका ध्यान मेरी तरफ रहेगा तो मेरी बात आपके ध्यान में उतरेगी। अगर आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं रहेगा तो मेरी बात आपके ध्यान में नहीं उतरेगी, ऊपर से चली जाएगी। फिर आप कहोगे महाराज जी ने क्या बताया, वो तो सब हमारे सर के ऊपर से चला गया। क्यों चला गया सर के ऊपर से? क्योंकि आपका ध्यान नहीं है यहाँ, आपका ध्यान कहीं और है। अगर आपका ध्यान यहाँ होगा तो बात सर के ऊपर से नहीं जाएगी। ठीक है? काक चेष्टा, बको ध्यान। तीसरा क्या है? स्वान निंद्रा। स्वान किसको कहते हैं? स्वान कहते हैं कुत्ते को। स्वान किसको कहते हैं? कुत्ते को। कुत्ते को संस्कृत के शब्द में स्वान कहते हैं। स्वान निंद्रा, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए विद्यार्थी की। अब मैंने पहले बताया था कि माता पिता से ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, तो माता पिता जितने सोते हैं उतने आपको नहीं सोना है, आपको उनसे कम सोना है। स्वान निंद्रा। कुत्ता कितनी नींद सोता है आप बताओ? कुत्ते को आपने देखा है? कितनी गहरी नींद लेता है कुत्ता? कुत्ते को कभी सोते हुए देखा है? कुत्ते को तो देखा होगा, कभी सोते हुए देखा है क्या कुत्ते को? सोते हुए देखा है? कितनी गहरी नींद लेता है कुत्ता? थोड़ी सी उसको भनक लगी किसी पैर की तो वो जाग जाता है। तो ऐसी नींद बोले विद्यार्थी की होनी चाहिए। यानी कि आलस्य में नहीं पड़े रहना चाहिए। नींद खुलने के बाद भी बिस्तर पे नहीं पड़ा रहना चाहिए कि चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं। आँख खुल गई, नींद खुल गई तो बिस्तर से उठ जाना चाहिए।
आलस्य में मनुष्यानाम शरीरस्थो महान विपु। आलस्य मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य नहीं करना चाहिए विद्यार्थी को कभी भी। और आलस्य के लिए कहा है कि आलस्यम ही कुतो विद्या, आलस्यम ही कुतो धनम। आलस्य करोगे तो विद्या नहीं मिलेगी, और अगर आलस्य करोगे तो धन में नहीं कमा पाओगे। आलसी आदमी को ना धन मिलता है, ना आलसी आदमी को विद्या मिलती है, और आलसी आदमी को परमात्मा की पहचान भी बिल्कुल नहीं मिलती। इसीलिए कहा कि आलसी जोगी धरती का भार, आलसी जोगी धरती का भार। जो आलसी जोगी है वो धरती का भार है। एसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न च गुणो न धर्मम ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। बोला जिसके पास विद्या नहीं है, एसाम न विद्या, जिसके पास विद्या नहीं है वो व्यक्ति कितना भी सुंदर हो। पशुओं में सबसे सुंदर कौन है? मृग। पशुओं में सबसे सुंदर कौन है? मृग। जितने राजा महाराजा शिकार करने जाते हैं किसका शिकार करते हैं? मृग का। क्यों शिकार करते हैं? क्योंकि सुंदर है, देखने में बड़ा मनमोहक लगता है, रमणीक है, उछलता कूदता हुआ भी अच्छा दिखता है। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है वो कितना भी सुंदर हो, क्या कहते हैं? बोला इस मृत्यु लोक में, इस लोक को कौन सा लोक कहते हैं? मृत्यु लोक। आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। जो इस धरती पे आया है जन्म लेकर के, वो मरने के लिए ही आया है। जन्म और मरण के बीच में जितने दिन धरती में रहता उसको कहते हैं जीवन। और इस जीवन को सुखी बनाने के लिए आपको अभी मेहनत करनी है। अगर अभी आप मेहनत करोगे तो आपके आगे आने वाला जीवन सुखमय होगा। अगर आपके पास विद्या आ गई, विद्वता आ गई, आप बुद्धिमान हो गए, विद्यावान हो गए, तो आपकी सब जगह पूजा होगी। और जिसकी पूजा होने लग जाए उसको सुख होगा कि नहीं होगा? पूजा का मतलब आपकी पूछ होगी, हर जगह आपकी कदर होगी, हर जगह आपको इज्जत मिलेगी। तो सुखमय जीवन जीना है तो मेहनत करना। और मेहनत करने का मतलब यह है कि आराम कम करना। मेहनत करने का मतलब क्या है? आराम कम करना है। तो क्या करना है? कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। बिस्तर पे गए, विचार पढ़ाई का करते करते, पाठ्यक्रम का विचार करते करते, विद्या का विचार करते करते, सिलेबस का विचार करते करते, जो पढ़ा है उसका रिपीटेशन करते करते नींद की आगोश में चले जाना चाहिए। और नींद खुलते ही उठ जाना चाहिए, और उठते ही पुनः रिपीटेशन में लग जाना चाहिए। चाहे शरीर से कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन दिमाग में क्या रहना चाहिए? क्या रहना चाहिए दिमाग में? विद्या, पढ़ाई। दिमाग में सिलेबस रहना चाहिए। दिमाग में जो पढ़ा हुआ है, जो समझा हुआ है, उसका रिपीटेशन होना चाहिए कि कहीं डिलीट तो नहीं हो गया, कहीं भूल तो नहीं गया। क्योंकि यहाँ तो अपने आप इरेज हो जाता है, इरेजर नहीं लगाना पड़ता। कॉपी में पेंसिल से लिखो तो फिर इरेजर से मिटाना पड़ता है। लेकिन इस खोपड़ी में गया हुआ अगर रिपीटेशन नहीं किया, रिवाइजेशन नहीं किया, तो अपने आप ही इरेज हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? इसलिए कुत्ते की तरह नींद, यानी अपने माता पिता से ज़्यादा मेहनत, तो माता पिता से कम आराम, माता पिता से कम सोना, और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो बीच में है हाथ के वो हासिल करना है, इसलिए मेहनत ज़्यादा। और जो अंत में है गोविंद परमात्मा, इसको पाने के लिए, इसको पहचानने के लिए तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो विद्या आने के बाद की बात है, वो जानकारियाँ होने के बाद की बात है,
वो आप नॉलेजेबल हो जाओ, आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाए और आपके इंटेलिजेंसी बढ़ जाए, बुद्धिमत्ता बढ़ जाए, आप विवेकवान हो जाओ, उसके बाद की बात है। और अगर प्रहलाद ध्रुव की तरह हो, अभी से लग जाओ तो बहुत अच्छा है। हम तो भारतवासी चाहते हैं कि बच्चा बच्चा राम की प्रतिमा हो और हर वाला सीता की तरह हो, चाहते हैं ना, हर बच्चा राम की तरह हो, हर बच्चा हर बाला सीता की तरह हो, तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन राम ने क्या किया था? राम ने भी तो यही किया था जो मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ। जो भी राम को सिखाया जाता था, राम उसको निपुणता से सीखते थे, बहुत निपुणता से उसको सीखते थे। तो जो कुछ आपको सिखाया जा रहा है उसको आप भी बहुत निपुणता से सीखो और काग चेष्टा करो, कौवे की तरह चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान लगाओ, शिक्षक की बातों को ध्यान से सुनो, ब्लैक बोर्ड पे ध्यान रखो, ट्यूशन में गए तो ट्यूशन में पढ़ाने वाले जो शिक्षक है उनकी जो सिखा रहे हैं उस पर ध्यान दो, ध्यान को भटकाओ मत, ध्यान को एक जगह एकाग्रचित करके रखो और कुत्ते की तरह नींद लो। नींद खुलने के बाद आलस में मत पड़े रहो। आलस्य करोगे तो विद्या हासिल नहीं होगी। ठीक है। अब चौथी बात, 3 गुण बता दिया ना, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। चौथी बात, चौथी क्या है? अल्पाहारम। चौथी क्या है? अल्पाहारम। तो वो हमने सबसे पहले जिक्र किया था स्वास्थ्य का, कि क्या खाना चाहिए, लेकिन ये जिक्र नहीं किया था कि कितना खाना चाहिए, नहीं किया था ना। तो ये इसमें आने वाला था, इसलिए हमने वहाँ छोड़ दिया था कि कितना खाना चाहिए अभी मत बताओ, क्या क्या खाना चाहिए वो समझ लो, जीने के लिए खाना चाहिए वो समझ लो, लेकिन खाना कितना चाहिए। तो यहाँ बता रहे कि विद्यार्थी को थोड़ा खाना चाहिए। अब थोड़ा खाने का मतलब क्या है? थोड़ा खाने का मतलब ये नहीं है कि भूखा रहना चाहिए, बात को बिल्कुल समझ लेना ध्यान से। थोड़ा खाने का मतलब भूखा रहना नहीं है। थोड़ा खाने का मतलब है कि एक बार में इतना मत खाओ कि शरीर में आलस्य पैदा हो जाए। क्या समझे? आलस्य पैदा हो जाए, शरीर कहे कि अरे नहीं तो अब आराम कर ले, अब सो जा, अब नींद आने लग जाए, आलस्य आने लग जाए, प्रमाद आने लग जाए। इतना एक बार में मत खाओ। दिन में भले ही 6 बार खाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ। इसीलिए आप स्कूल में जाते हो, 2-3 घंटे बाद ही टिफिन कर दी जाती है, रिसेस क्यों की जाती है? क्योंकि आप घर से थोड़ा खा के आओ, टिफिन में थोड़ा खाओ, फिर घर पे जाके थोड़ा खाओ। आप एक बार में पेट भर के घर से मत आओ। अगर पेट भर के एक बार में घर से आ गए तो 2 घंटे बाद थोड़ी खा पाओ। इसलिए वो टिफिन रिसेस की जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाओ, भले ही 6 बार खाओ। जरूरी नहीं है कि हमारे पिताजी माताजी तो 2 बार खाते हैं तो हम भी 2 ही बार खाए, नहीं। विद्यार्थियों का लक्षण है, वो विद्यार्थियों को अपनाना पड़ेगा और अभिभावकों को ध्यान देना पड़ेगा कि ये विद्यार्थी है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा दें, हर 2 घंटे 3 घंटे में दें। जब इसको भूख लगे तब दें। और विद्यार्थी को खुद को ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वो वस्तु सेवन करनी है जो हमारे लिए पौष्टिक आहार हो। पौष्टिक आहार पता है ना क्या क्या चीज़ है पौष्टिक आहार? माइक उठाओ। हाँ जी, माइक। हाँ, 1 मिनट। क्या क्या है पौष्टिक आहार? सलाद, सब्जी बनाई चीजें, और सब्जियां, और भिगोई हुई दालें, भिगोया हुआ चना, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित दालें, अंकुरित चीज़ें, ये सब पौष्टिक है। तो अभिभावकों को ध्यान देना चाहिए कि भाई अंकुरित चीज़ें इनको खिलाई जाए। और दिन में 6 बार भोजन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। अल्पाहारम। तो ये 4
गुण हो गए। अब पांचवा गुण क्या है? पांचवा गुण है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है? ब्रह्मचर्य का मतलब है एक परमात्मा में ध्यान रखना, एक परमात्मा से अपने आप को जोड़ के रखना। अब एक परमात्मा से जोड़ के रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बोलो? परमात्मा कहाँ है सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? कहाँ है परमात्मा? आज तक किसी ने समझाया कि परमात्मा कहाँ है? नहीं समझाया। पर परमात्मा है ये तो समझ में आ गई बात, क्योंकि सब मानते हैं, हम सब परमात्मा को मानने वाले हैं। तो परमात्मा है ये समझ में आ गई। तो परमात्मा कहाँ है? कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। इस एक परमात्मा से जुड़ के रहना चाहिए। किसको? विद्यार्थी को। और ये एक परमात्मा सब जगह है। सब जगह है तो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है कि नहीं? आपके अंदर है ना? तो इस अंदर वाले से जुड़ के रहना चाहिए। इस अंदर वाले से जुड़ के रहना चाहिए। अब इस अंदर वाले से जुड़ने का तरीका क्या है? इस अंदर वाले से जुड़ने का तरीका क्या है? कैसे जुड़ोगे? अभी तक तो सब बाहर बाहर की बातें थी। विद्या बाहर से मिलेगी, बाहर से चेष्टा करनी है, ध्यान बाहर लगाना है, बाहर से विद्या मिलेगी इसलिए ध्यान लगाना है। सोने की बात थी, वो सब बाहरी बातें हैं, शरीर की बातें हैं। अब बात असली आई मेरी वाली। अब मेरी बारी आ गई। अब मैं अंदर हूँ शरीर के। मैं शरीर तो हूँ नहीं। मैं इन आँखों से मैं देख रहा हूँ, मेरी आँखें हैं, मैं आँखें नहीं हूँ। मैं नाक नहीं हूँ, मैं कान नहीं हूँ, मैं मुंह नहीं हूँ। इस मुंह से, इस कंठ से मैं बोल रहा हूँ। कंठ मैं नहीं हूँ, कंठ मेरा है और कंठ मेरा खुला हुआ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर मेरा कंठ खुला हुआ नहीं होता तो मैं गूंगा होता, मैं बोल नहीं पाता। तो मैं तो इस शरीर से कोई अलग हो सकता और मैं इस शरीर में हूँ ना? और इस शरीर को ताकत देने के लिए मुझे भोजन देना है शरीर को। तो इस शरीर को मुझे खिलाना है। मेरा खाने पीने से कोई लेन देन है नहीं, मेरा खाने पीने से। अब मैं स्वाद के चक्कर में अगर पड़ा हूँ तो मैं इंद्रियों से बंध गया हूँ, मैं जीभ से बंध गया हूँ, इसलिए स्वाद के चक्कर में पड़ा हूँ। तो अगर मुझे समझ में आ जाए कि मैं जीभ नहीं हूँ, जीभ स्वाद लेती है, मुझे स्वाद नहीं लेना है, मैं तो इस शरीर से अलग कुछ हूँ। क्योंकि मैं जिसको अपना दादाजी समझता था, मैं जिसको अपना और कुछ समझता था, अगर मेरे सामने उनकी शरीर पड़ी है और लोग कह रहे हैं कि वो अब नहीं रहे, तो इसका मतलब ये उनका शरीर है। वो तो कोई और थे जो शरीर में थे, और जब तक वो थे तब तक ही इस शरीर के कारण मुझे उनसे प्रेम था और मेरा उनसे रिश्ता नाता था। तो इसी तरह से मैं भी इस शरीर से अलग हूँ और परमात्मा भी मेरे साथ है। तो मुझे अंदर ही अंदर परमात्मा से जुड़ाव रखना है, परमात्मा से प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करनी है? कि हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि प्रदान कर। परमात्मा के अलावा और कोई सद्बुद्धि प्रदान कर सकता है क्या? परमात्मा के अलावा और कोई बुद्धि दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। आप किसी के पास भी चले जाएं तो कोई भी जाओगे, किसी से बात करोगे तो वो क्या कहेगा? बोला परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, यही कहेगा ना, यही कहता है ना। तो आपको परमात्मा से जुड़ना है और परमात्मा से सद्बुद्धि मांगनी है। और सुबह शाम दोपहर जब भी परमात्मा की याद आ जाए तभी परमात्मा से अंदर ही अंदर प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु तू कृपा कर और मुझे सद्बुद्धि दे, मेरी बुद्धि को तीव्र कर दे, मुझे कुशाग्र बुद्धि का बना दे, मेरी चेतना को महाचेतना में परिवर्तित कर दे, मैं पुरुष ना रहूं महापुरुष बन जाऊं। ऐसी प्रार्थना हमेशा करनी है। किससे करनी है?
इस एक परमात्मा से, इस ब्रह्म से। तो ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्रह्मचर्य कहा जाता है। तो अब आप परमात्मा में विचरण करने वाले हो गए। आप जहाँ भी हो परमात्मा में हो। आप जहाँ भी आपको परमात्मा की याद आ जाए वहीं परमात्मा से प्रार्थना शुरू कर दो। हर जगह परमात्मा है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं। अब ये 5 लक्षण अगर जिस विद्यार्थी में होगा वो विद्यार्थी क्या बन जाएगा? महाविद्वान, बुद्धिमान, विद्यावान, गुणवान। वो हनुमान जी की तरह हो जाएगा। हनुमान जी कैसे हैं बताओ? है किसी को पता? हनुमान चालीसा पढ़ते हैं नहीं? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी कैसे है? ज्ञानियों में उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो वो ज्ञानियों में सबसे आगे आ जाएगा। कौन? जो ये 5 लक्षणों को मान जाएगा, समझ जाएगा और इस पे चल पड़ेगा। जो आलस्य नहीं करेगा, जो आंख खुलते ही बिस्तर से उठ जाएगा, जो अपने माता पिता से ज़्यादा मेहनत करेगा।